इतने ज्यादा हमसे जुड़ना चाहे तो इसमें हमारा दोष क्या है, और हम जोड़ना चाहते हैं। ये चुनाव बड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वीरभद्र सिंह अब नहीं है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है। धूमल साहब एक्टिव रहते थे, वो उतने एक्टिव नहीं है। ये जो चुनाव है ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमित जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर टिप्पणी क्या करूं जी। देखिए, चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूंगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 जेल में है, बाकी बेल पर है। तो अगर हम उनको देखें कुल मिलाकर के उनके राजनीतिक सफर को, तो जो कहा उसके विपरीत किया। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया। तो उनको, अब दूसरी बात, वो चुनाव लड़ने गए, पहले खुद लड़ने गए थे वाराणसी में, हाल क्या हुआ आपको पता चला। फिर वो चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 350 सीटों में चुनाव लड़े, 349 सीटों में, 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। 69 सीट्स में वो चुनाव लड़े उत्तराखंड में, उसमें से 65 में जमानत जब्त करा ली। तो सीएम कैंडिडेट ही आपकी पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, उनके तो अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट ही हमारे लिए आजकल प्रचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी में आ गए। गोवा में गया तो मैं पहले भी सबको बता रहा था, आपको भी मैं बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। इतने बैनर पोस्टर लगे थे, इतने बैनर पोस्टर लगे थे कि मैंने कहा यार ये पार्टी तो कितनी सीटों पर लड़ रही है, बोले 40 या 49 पर लड़ रही है। मैंने कहा हाल क्या होगा, कह लगे आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बैनर बेस्ड पार्टी रह गई, हम कैडर बेस्ड पार्टी निकले है। जमानत जब्त हो गई, 35 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। बोले आदमपुर में हमारी एंट्री होगी, हमारी शुरुआत होगी और हम ये करेंगे और वो करेंगे, सारी बातें उन्होंने कही, बहुत बड़े दावे किए। 1% से कुछ ज्यादा वोट उनको मिले, जमानत जब्त हो गई है। अभी यहाँ हिमाचल में आए पीछे, आप कह रहे जमानत जब्त होगी हिमाचल में सभी सीटों पर, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 68 की 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 सीट्स पर जमानत जब्त हो। लेकिन वो तो हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाने आए पीछे और भागे, पहले क्रीज छोड़ के भागे। क्रिकेट का मैच देख लेते हैं, देख पाए वर्ल्ड कप का कोई मैच देख पाए आप? कभी कभी देख लेता हूं, कभी कभार देख लेते हैं। तो इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है, तो वाकई देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन अब बाई इलेक्शन पर आते हैं। बाई इलेक्शन में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उससे बतौर अध्यक्ष आप संतुष्ट हैं? क्योंकि बीजेपी ने कई जगह अच्छी जीत दर्ज करी है। हम तो आश्वस्त है ही कि हम बिहार में भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, हरियाणा में भी जीतेंगे, और हमारा उड़ीसा में भी हम जीतेंगे, और हम तेलंगाना में भी जीतेंगे। तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस ने इस इलेक्शन को गवर्नमेंट के का दुरुपयोग करते हुए लड़ा है, तो यह सही मायने में जिस तरीके से इलेक्शन प्रजातंत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। लेकिन एनीवे वी रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स जो आया है। लेकिन आप देखिए, इसके पहले जब ये बाई इलेक्शन हो रहे थे तो वातावरण क्या बनाया हुआ था, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, हमेशा चर्चा करते हो। और अभी बिहार की अगर मैं बात करूं, अमित जी आप ध्यान रखिएगा, ये आगे समझने वाला विषय है, इंडिकेटर है। कौन सा महागठबंधन बिहार में हमारे को हराने के लिए नहीं आया, और उसके बावजूद भी हम जीते हैं। तो यह बताता है कि बिहार में आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो ये हमेशा जब भी चुनाव आता है, आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मीडिया ने मेरे से कितने प्रश्न पूछे थे। आपने उत्तराखंड को, आपने मतलब मीडिया ने उत्तराखंड को प्रैक्टिकली कांग्रेस को दे ही दिया था। गोवा में हमारे बारे में सवाल ही कर रहे थे कि यह तो आपकी हालत खराब होगी, हम चुनाव जीत करके आए। हिमाचल में भी वही होने वाला है, और गुजरात को तो कोई छू भी नहीं पाता। वहां तो आप कह रहे हैं गुजरात को कोई छू नहीं पाता, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार मैं छू भी पाऊंगा और इस बार मैं मुख्यमंत्री भी बनवा ले जाऊंगा। बिल्कुल अच्छी बात है, सोचने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन सच्चाई धरती की तो मैंने आपको बता दी। जमानतों से तो बाहर, जमानत तो जब्त कराते रहते हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपको गुजरात में लगती है? हमको कभी चुनौती नहीं दिखती है। मोदी जी के नेतृत्व में जनता स्पष्ट है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रदेश एक पर एक आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के
करोड़ों कार्यकर्ता जमीन पर, धरती पर परिवर्तन लाने के लिए लगे हुए लेकिन हैं। अगर स्पष्टता इतनी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लास्ट मोमेंट पे क्यों गुजरात में आया? सरकार आपकी है 27 साल से, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप चुनाव से ऐन पहले लेके आ रहे हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज आपने, क्योंकि मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज की सर्वे की आप बात कर रहे हो कि ये कांग्रेस कहती है ये सब कुछ पोलराइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेलती है। देखिए, न उन्होंने ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन किया जी, न ढंग से उन्होंने राजनीति की, उनको कोई चीज समझ में तो आती नहीं है। हर चीज को वो वोट बैंक की ही राजनीति से देखते रहे। हम कभी नहीं देखते हैं जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबके साथ न्याय होगा और सबके साथ, किसी के साथ भी अपीजमेंट नहीं होगी। इस बात को हम लेकर के चलते हैं। हाँ, जब मैनिफेस्टो, जब हम आगे क्या करने वाले हैं बताने का समय आएगा तभी हम बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी ना बताएंगे। कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि ये जो आपने वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे की बात करी है, ये कहीं ना कहीं जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी काट है। ये ऐसा है, देखिए, हिमाचल में फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब लोग वोट की ही दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। हम देश और प्रदेश के विकास के दृष्टि से, और वो सुचारू रूप से चले, इस दृष्टि से देखते हैं। जी, मेरा अगला सवाल यह है कि गुजरात में 2002 से लगातार विधायकों के टिकट काटे गए हैं। इस बार भी अमित शाह ने बोला है कि 25% नए चेहरों को टिकट देगी बीजेपी। ये क्या बताता है? और आपने पीछे पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था गुजरात का। देखिए, मैं आपको सब बताऊं, ये जीवंत पार्टी है। ये हर दिन हर पल नए ढंग से सोचने की तरीके से काम करती है जी, और ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और पार्टी है। तो ऐसी पार्टी में नए लोगों को चांस देना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो ये मतलब आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति है जिसमें आप नए चेहरे लेकर आए? रणनीति चुनाव लड़ने की नहीं है, ये पार्टी को चलाने की रणनीति है। हमने, देखिए महेश, लोगों को इसको ध्यान में नहीं रखते। 45 साल से ऊपर का कोई आदमी जिला अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। 30 साल से ऊपर का कोई हमने युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। संविधान में कहां लिखा हुआ है, लेकिन हमने नहीं रखा है। तो उसी तरीके से ये क्या प्लानिंग थी जिसमें आपने पूरा मंत्रिमंडल गुजरात के अंदर बदल दिया? गुजरात में हमारा इतने सालों से काम है, सबसे पुराना काम है, और वहां पर लोगों को साथ लेकर के उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता है। वहां एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भी करके देखा है। पिछली बार हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी के चुनाव में पुरानों को किसी को भी टिकट नहीं दिया। ये एक्सपेरिमेंट किया ना हमने, उसका फायदा हुआ दिल्ली के अंदर। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आपको लगता है गुजरात में इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से, जो भी सोचेंगे। देखिए, पार्टी नए ढंग से आगे तो चलेगी ना। लेकिन आपका आइडिया लेके कांग्रेस ने भी चन्नी साहब को पंजाब में बना दिया और देखिए क्या हाल हुआ। ऐसा है ना, अब कांग्रेस पार्टी, देखिए, ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। तो वो अगर हमारी नकल करके चलेंगे तो उनको मुबारक, मैं उसमें क्या कहूंगा। जयराम रमेश कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस के वोट काटेगी और बीजेपी का वोट शेयर पर उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी। इस आरोप का आप क्या जवाब देते हैं? देखिए, हम अरविंद केजरीवाल एक तरफ आप बोलते हो वो उसने आपको टक्कर यहाँ दी, वो दी, दिल्ली में दी और इस तरीके से टक्कर दी, और जहां वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं वहां उनको हमारी बी टीम बना रहे हो। देखो, दोनों तरफ से हमको आप मत कहिए। ये उनको सोचने का विषय है कि उनको वो नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं, ये उनके सोचने का विषय है, वो सोचे। क्योंकि देखिए, इस समय हम शिमला में हैं, यहाँ तो मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन देश की राजनीति का मौसम अब गर्म हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति का मौसम को गर्म कर दिया है। वो गुजरात में तो टाल ठोक रहे हैं। क्या वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है जिस तरह से गुजरात में एग्रेसिव हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वो कब एग्रेसिव नहीं हुए और कब उन्होंने कौन सी बात, झूठी बात को बहुत भोले अंदाज में नहीं कहा। वो कहते हैं झूठ मेरे ऊपर सारा थोपा जाता है, वो कहते हैं शराब कांड झूठ है, वो कहते हैं कि बीजेपी र्यूमर मॉन्गरिंग कर रही है, अफवाहें उड़ा रही है उनके बारे में लगातार। अगर इस तरह की बातचीत है तो जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते? 2% का कमीशन को 12% का कमीशन का जवाब क्या है? उसमें से 6% के किकबैक पर जवाब क्या है? स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए हैं, सारी चीजें सामने भी आई हैं, उनका तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। वो कह रहे मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। और शिक्षा के नाम पर चर्चा करने वाले लोग शराब के घोटाले में इतने घटिया काम में लगे रहे और इस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे रहे। इसको अगर हम सामने रखते हैं तो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज दिन तक एक्साइज पॉलिसी में चेंज के बारे में वक्तव्य क्यों नहीं दिया? कहते दुनिया की सबसे बढ़िया और जो हमने चार्ज लगाया उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया कि नहीं लिया?
तो पर वो कहते दुनिया की सबसे बड़ी एक्साइज पॉलिसी थी, वही र्यूमर मॉन्गरिंग कर दी बीजेपी ने। भैया तो आपने जवाब क्यों, मैं र्यूमर मॉन्गरिंग, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो ना, 2 से 12% क्यों किया तुमने, इसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे दिल्ली में शराब कांड बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड है, और ये कांड ही नहीं है, ये एक तरीके से माफियाओं का संरक्षण है, और वहां की माताएं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको समझने की जरूरत है, और हम जनता को बताने वाले हैं। ये दिल्ली में एमसीडी चुनाव का भी ऐलान हो गया है, हालांकि गुजरात चुनावों के बिल्कुल साथ ही ये चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है ये पहले से ड्यू थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके ये सब कुछ कराया गया है। कांग्रेस ने भी इसी तरीके के आरोप लगाए जब गुजरात का चुनाव लेट डिक्लेयर हुआ, हालांकि पिछली बार भी लेट ही डिक्लेयर हुआ था, लेकिन उन्होंने ट्वीट करा गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। ऐसा है ना, जो स्पोर्ट्समैन फिसड्डी होता है वो हमेशा अंपायर को दोषी ठहराता है, ये इनका तरीका है। चुनाव टलते हैं तो हम दोषी, चुनाव कराते हैं तो हम दोषी। ऐसा मत करो भैया मेरे साथ। ये इलेक्शन कमीशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने तरीके से चीजों को तय करती है, तो उसने तय किया। अब बड़ा आपको लगी हुई थी कि एमसीडी का चुनाव हो रहा है, तो बोलते हो कि ये मैनेज्ड अफेयर है। व्हाट इज दिस? अच्छा, एक बात है कि आपने फिसड्डी बोला कि कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ये फिसड्डी है, इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं जो अंपायर है उसके ऊपर। एक पॉइंट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, हम हिमाचल में है, बगल का राज्य जो है वो पंजाब है, पंजाब में वो एक क्रूसेडर की तरह है, 90 सीटें जीती, सरकार बना ली। दिल्ली में वो एक क्रूसेडर की तरह है, सरकार बना ली। क्या आपको लगता नहीं है दिस इज द वरी फॉर यू एज अ पार्टी? नॉट एट ऑल। वरी इज दिस that he is not answered what is the relationship with the extremists of Punjab and Arvind Kejriwal. क्योंकि अब राहुल गांधी की बात करनी जरूरी होती है। राहुल गांधी को आप सीरियस लीडर नहीं मानते थे, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें 3,500 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी में ये बदलाव जो है ये बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों के लिए चिंता की बात हो सकता है? देखिए, स्पेशली कर्नाटक, देखिए वो उनकी पार्टी है और वो खुद नेता है, वो कोई एक्टिविटी करते हैं, अच्छी बात है। मुझे तो खुशी हुई कि चलो घर से बाहर निकले, ट्विटर से बाहर निकले, फेसबुक से बाहर निकले, धरती के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं, देखिए, पॉलिटिक्स में अ लीडर इज नोन बाय व्हाट ही स्पीक्स, और वही कंटेंट उसके इंटेंट को बता देता है, वही कंटेंट उसके इंटेंट को बताता है। अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ये नारे जेएनयू में लगते हैं। और अफजल गुरु कौन है? अफजल गुरु वो है जो मास्टरमाइंड है पार्लियामेंट के अटैक का। उसको फांसी की सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है। उसको अपहेल्ड किसने रखा? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति कातिल हैं। राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू जाते हैं और इनके साथ खड़े हो जाते हैं और इनके साथ चलते हैं, और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग भारत जोड़ने चले हैं, इसका जवाब दे सकता है कोई? वो कहते हैं कि नफरत बीजेपी फैला रही है। ये क्या नफरत है? ये शब्द, मेरी जो यात्रा है ये बीजेपी की नफरत, ये बात छोड़ दीजिए। पहले मेरे को ये बताइए उस दिन का इंटेंट क्या था और तुम्हारा कंटेंट क्या था? या तो तुम देश से माफी मांगो कि हमसे गलती हुई, दैट वाज माय ब्लंडर। और वही कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ है इस समय। हाँ, तो इसी कांग्रेस नेता हो गए। हाँ, कांग्रेस नेता ऐसे ही लोग होंगे, ये सब तोड़ों में ही लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात, लेकिन वो बात और उनका, ये प्रायश्चित यात्रा पे भी निकले। प्रायश्चित यात्रा कैसे? आर्टिकल 370 किसने खड़ा किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ा किया था। उसको एब्रोगेट किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो देश को कमजोर किसने किया था? उस समय जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आप उनके प्रायश्चित पर निकले हुए हैं। यही सोनिया गांधी जी बाटला हाउस पर उस सलमान खुर्शीद ने कहा था कि नहीं कि उनको नींद नहीं आई, वो रात भर रोती रही। किसके लिए रोती रही? टेररिस्टों के लिए? जवाब देंगे कोई बोलेंगे? और वो उनको बाटला हाउस के इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए उनको कोर्ट ने सजा दी कि नहीं दी? तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप खड़े होंगे और भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे, तो हम भी जीवंत पॉलिटिकल पार्टी है, जनता को बताएंगे कि ये भारत तोड़ो यात्रा पर निकले, इनका जोड़ने से कोई मतलब नहीं।
इंडियन करेंसी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए भारतीय इकोनॉमी को सुधारने के लिए। जो व्यक्ति राम जन्मभूमि पर वहां अस्पताल बनाने की बात कर रहा था, है, वो जाके मत्था टेकने लग गया। कंगना रनौत ने कहा कि अगर बीजेपी मुझे टिकट दे तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं।